मैं सीधे आता हूँ अपने मुद्दे की बात आप सभी लोगों के बीच में शुरू करता हूँ। और वो मुद्दा है आज का मिशन मार्च। हम लोग कौन से महीने में बैठे हैं सर? मार्च के महीने में। हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में जितने भी व्यापार ऑपरेट होते हैं सबका फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग 31 मार्च होता है। और सबके बही खाते की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है। और ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर जिसको फिस्कल ईयर बोला जाता है, इसी के आधार पे सबका ग्रोथ निर्धारित होता है। तो मार्च खास है, रचना इतिहास है। और हमें मार्च में क्या क्या करना है, तो सबसे पहले तो करना है कि आपका एक बहुत शानदार भीलवाड़ा एकेडमी डिजाइन है, मुझे जैसा पता चला है। और मैं क्या बताऊं, वो टीसी सर जब बोलते हैं ना कि नई क्रांति अब भारत में आई जगाने है तुमको, आरसीएम बन भारत माँ ललकार रही है तुमको, दिल अगर जिंदा है तो बोल जाना चाहिए, इन रगों में खून है तो खोल जाना चाहिए। तो आज खोलेगा, मैं खौलाने की कोशिश करूंगा, आपके अंदर आग देने की कोशिश करूंगा। लास्ट में आप अपना फीडबैक बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। थोड़ा स्पेशल है, थोड़ा खास है, स्लाइडें कम रहेंगी, कंटेंट ज्यादा रहेगा, बोलूंगा कम दिखाऊंगा, बोलूंगा ज्यादा दिखाऊंगा कम। तो आप ये मत सोचिएगा कि अभी तो कुछ स्लाइड आया और 3-4 स्लाइड में ही पूरा सेशन खत्म हो गया और पता चला कि हम हमने तो बहुत कुछ लिखने के लिए रखा था। तो मैं आपको बताऊं कि आप मेन मेन बुलेट्स लिख लीजिएगा। लेकिन आज मैं आपके दिल से दिल तक बात करूंगा, मैं दिल से बात करूंगा और आपके दिल तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। तो मिशन मार्च जो है उसमें वाइटल, रॉयल्टी और टेक्निकल, इन सभी लोगों का सेलिब्रेशन होने वाला है, राइट मधुमेह? सबका भीलवाड़ा में। और जब मुझे पता चला कि आपका सेलिब्रेशन भीलवाड़ा में हो रहा है, तो मैंने आपके अपलाइन को बताया कि भीलवाड़ा में सेलिब्रेशन प्रोग्राम करना मेरा ड्रीम है। मैंने बताया ना आपको, मेरा ड्रीम है। और आप उस ड्रीम को जी रहे हैं। भीलवाड़ा में सम्मानित होना, मैं क्या बताऊं आपको, बता नहीं सकता। मैं जब पहली बार डायमंड क्लब सेरेमनी में गया था और टीसी सर ने अपने हाथों से जब डायमंड क्लब का पिन लगाया था ना, मैं तो यार शेर सिंह बन गया था, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने नवीन भाई को बोला कि यार एक अकेले में भी पिक्चर तस्वीर खींच दो मेरी टीसी सर के साथ। और मैं जस्ट नोटबंदी के बाद गया था, आपको बताऊं 15-16 नवंबर का वो दिन था। और जस्ट नोटबंदी के बाद गया था और टीसी सर ने अकेले मेरे साथ फोटो क्लिक कर। उस समय उनको नहीं पता था कि ये लड़का भविष्य का रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर है। मैं भी छोटा सा वाइटल अचीवर था, डायमंड क्लब सेरेमनी में गया था और मजा आया। तो भीलवाड़ा जाके सेलिब्रेशन अपना कराना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अभी जैसा कि आपने बताया कि मार्च में हमें क्या करना है, लड़ना है। और हम क्या है, लीडर है। तो मार्च को महामार्च कैसे बनाए उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि मार्च को आप महामार्च कैसे बना सकते हैं। देखिए, एग्जामिनेशन क्यों होता है, ये बता सकते हैं एग्जामिनेशन क्यों होता है? एग्जामिनेशन क्यों होता है, ये बताइए। अरे तैयारी चेक करने। ओके, और कोई? परीक्षा, परीक्षा, यस। जिनको बताना है बताइए, हैंड रेज कीजिए। जी कुलदीप सर। हमने आवाज आ रही क्या? जी सर। हमने पूरे साल में या पूरे महीने में जितना काम किया है, जितनी अपनी क्षमता दी है, उस चीज का रिजल्ट को परीक्षा कहते हैं। मनीष सर। अपना ग्रोथ चेक करने का एक बढ़िया माध्यम है। प्रियांशु सर अनम्यूट कीजिए। राकेश सर आइए। जी सर, चार चंद दीदी। और एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है कि अपन किस तरीके से कम समय में बड़ी कामयाबी ले सकते हैं, तो एग्जाम के माध्यम से अपन उसको समझा सकते हैं। ओके, बहुत अच्छा आप सभी लोग बता रहे हैं। और मुझे लगता है कि मेरे से अच्छा आप सभी लोग बता सकते हैं कि एग्जामिनेशन क्यों होते हैं। आप ये बताइए कि अगर एग्जामिनेशन नहीं होगा तो ये बताया जा सकता है, पता किया जा सकता है कि कौन, किस व्यक्ति ने बहुत शानदार पढ़ाई करी और किसने पूरे पूरे के पूरे सिलेबस को किसने चाट लिया? कोई बता सकता है? या इस साल का कौन टॉपर है आपके पास कोई पैमाना मेजरमेंट करने का? अच्छा बताइए, नरेंद्र मोदी को आप सभी लोग जानते हैं, रेखा गुप्ता को तो आप कोई नहीं जानते होंगे ना? लेकिन जब आप अभी उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो हर जगह अध्यक्ष बनी रही,
वो लेडी लीडर थी स्टूडेंट फेडरेशन में, वो मतलब अपने कॉलेज में, वो कॉलेज से ही स्टूडेंट लीडरशिप में वो आ गई थी, और तभी से वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव थी, सारी चीजें। तो हम जब पूरे साल पढ़ाई करते हैं, या हम जब पूरे साल काम करते हैं, एक एक्टर जब पूरे साल फिल्म बनाता है, तो बॉक्स ऑफिस पे उसका कितना टर्नओवर हुआ, इस बात पे निर्धारित होता है कि उसका काम कैसा रहा, उसने कितना सीखा, उसने कितना डिलीवर किया, उसने कितना प्रैक्टिस किया, और वो किस हद तक गुजरने के लिए तैयार है जब वो एग्जामिनेशन आता है। तो एग्जामिनेशन जब आता है ना, तो 3 तरीके के लोग होते हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं? एक जो होते हैं वन नाइट फाइटर होते हैं, वन नाइट फाइटर, इसमें से भी बहुत सारे लोग होंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भी मुझे दिखाई दे रहे हैं आज स्क्रीन पे। तो वन नाइट फाइटर कौन होते हैं? जो एक रात पहले की तैयारी करते हैं और एकदम से जो पढ़ के जाते हैं वही आ जाता है, भगवान उनके इतना साथ देता है। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ते तो हैं लेकिन लास्ट में पढ़ा वो आता ही नहीं है, और पूरे साल भी नहीं पढ़ाई करते, तो थोड़ा मीडियोकर टाइप के रह जाते हैं। तो मैं वैसा ही हूँ, मैं वन नाइट फाइट भी करता हूँ, कभी कभी सो भी जाता था, तो बहुत बड़ा मैं कोई नहीं था चीजों को वो करने वाला। और दूसरा तीसरे जो लोग होते हैं वो पढ़ते भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं करते, और एक वन नाइट फाइट जब करने की बात आती है तो वो कहते हैं यार छोड़ो, अब पूरे साल नहीं पढ़े तो अब एक दिन पढ़ के क्या करेंगे, एक रात पढ़ के क्या करेंगे। वो अब पूरे कूल रहते हैं, वो कूल, उनको कितना भी नंबर आ जाए, वो फेल हो जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको। तो इम्पोर्टेंट एग्जाम तो सबके लिए होता है, एग्जाम में बैठते तो सभी लोग हैं, लेकिन वो एग्जाम किसी के लिए जिंदगी होती है, किसी के लिए जिंदगी मौत होती है, किसी के लिए एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। मेरे क्लास में एक लड़की थी, उस लड़की का नाम था, चलिए नाम नहीं बताऊंगा मैं, उसके एक बार 99 मार्क्स आ गए, उसको हमेशा 100 में 100 आता था, और एक सब्जेक्ट में उसको 99 आ गए, और वो रोने लगी, वो रो रही थी पेरेंट टीचर मीटिंग में। अब मेरे तो ना कोई पेरेंट टीचर मीटिंग में आज तक कोई गया ही नहीं, क्योंकि नोबडी वाज बोदर अबाउट, कि मुझे पता था कि ये इतना ब्राइट स्टूडेंट है नहीं, जाएंगे तो टीचर उल्टा ही सुना देंगे, ऊपर से पेरेंट्स कभी मेरे साथ रहे नहीं, मैं हमेशा से बाहर रह के पढ़ाई। तो क्या है, मैं आपको बोर नहीं करूंगा, आपको जस्ट बता रहा हूँ, कुछ कनेक्ट करना चाहता हूँ कि कोई स्टूडेंट होता है जो बहुत सीरियस होता है, और कोई स्टूडेंट होता है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नेता लीडर ऐसा होता है जो जब पॉलिटिक्स में, जब इलेक्शन का टाइम आता है, तो उसको और कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसको सिर्फ ये दिखाई देता है कि मेरे को कितने सीट चाहिए। क्या आप इलेक्शन अगर नहीं होता तो आप क्या अरविंद केजरीवाल को जानते? अगर इलेक्शन नहीं होता तो क्या आप नरेंद्र मोदी को जानते? जवाब है नहीं। तो मार्च क्या है? 10 महीने आपने क्या काम किया है, वो मार्च और सितंबर में दिखाई देता है। मैं आपको अगर सही से, मार्च और सितंबर आपका एक हाफ ईयरली एग्जाम होता है और एक एनुअल एग्जाम, और ये एनुअल एग्जाम है जिसमें फुल सिलेबस आने वाला है पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर में, और आपकी पूरी की पूरी टेस्ट होने वाली है। आपने कितनी पढ़ाई करी, आपने कितना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखा, आपने कितने अच्छे तरीके से आपने टीम के साथ रिलेशन बिल्ड किया, कोऑर्डिनेशन बिल्ड किया, टीम को ट्यून किया, हर प्रॉब्लम पे आपने कितना काम किया है, वो इस महीने आपका समझ में आएगा। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, नींबू आप सभी लोगों ने देखा है, नींबू नींबू लेमन, कुछ लोग लेमन को देख के चाहते हैं कि उससे रस निकल जाए। होगा ऐसा? ऐसा होगा क्या? नहीं हो सकता। अगर नींबू से रस चाहिए तो उसको बहुत जोर से निचोड़ना पड़ेगा, और किसी के अंदर, किसी के उंगली में कम ताकत है तो वो कम कम रस निकाल के उसको फेंक देगा, और किसी के अंदर पूरी ताकत है तो वो नींबू को इस तरीके से निचोड़ेगा जैसे किसी का गला दबा रहा। राइट? तो क्या होगा? रस किसका ज्यादा निकलेगा? रस उसी का ज्यादा निकलेगा जो नींबू को बहुत जोर से निचोड़े। कहने का मतलब क्या है, ये जो मिशन मंथ है, ये जो मार्च का महीना है जिसको हमें महा मार्च बनाना है, इस महीने को अगर हमें बेस्ट बनाना है, अपना 100% देना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अपने आप को निचोड़ना पड़ेगा, आपको अपना बेस्ट वर्जन बाहर निकालना होगा। और वो बेस्ट वर्जन निकालने के लिए ना,
मैं आपको बताता हूँ, आरसीएम आईडी पे पीवी जनरेट करने के लिए ना कोई एक महीने का काम नहीं है। मधुमेह में पीयूसी चलाते होंगे, पीयूसी का आईडी होगा उनके पास, आप में से बहुत सारे लोगों के पास डिस्प्ले वाला। आप बताइए, अगर आपके पास स्टॉक है तो बिलिंग करने में कितना टाइम लगेगा? मतलब तुरंत हो जाता है। 1 मिनट? आपको 8-10? समटाइम्स लेस देन 1 मिनट। मैं तो मतलब बहुत फास्ट बिलिंग करता हूँ। और मैं आपको बताऊं, मैं डिपो का भी सॉफ्टवेयर चलाता हूँ, इसमें से कोई नहीं होंगे जो डिपो का सॉफ्टवेयर चलाते होंगे ऐसे। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई है ना, ये जो जंग है ना, ये एक्चुअली में कैसी जंग है मैं आपको बताता हूँ। ये जंग ऐसी है कि इस लड़ाई के मैदान में हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। बाकी यहाँ पे तो जो भी रेस दौड़ जाता है ना, सब विनर हो जाता है, सब जीत जाता है। ये मैं अपने पूरे होशो हवास में, अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता रहा हूँ। तो मिशन मार्च को अगर आपको महामार्च बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको नींबू की तरह निचोड़ना पड़ेगा अपने आप को। और अगर आपने अपने आप को नींबू की तरह निचोड़ दिया तो फिर बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। क्योंकि 31 मार्च से पहले आपने 30 मार्च तक भी टीम के साथ अगर सही ट्यूनिंग बिठा ली, अभी तो बहुत समय है, जितने दिन बाकी है ना, 11-12 दिन है ना, तो 11-12 रातें भी आपके पास है। मैं आपको बताऊं, 11 दिन और 11 रात आपके पास है। आप पूरी की पूरी प्लानिंग में लगिए, और मैं आपको जो आज बताने वाला हूं, आप उस फॉर्मेट पे काम कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, आपका जो मार्च है ना, वो महामार्च नहीं बन गया तो आप मेरे को बताना, मैं अगली मीटिंग का डेट दूंगा मैं आपको, अप्रैल या मई में। आप मुझे बताना कि इस मीटिंग का आपको क्या इफेक्ट लगा। मैं आज आपको जगाने आया हूं, मैं आज आपको कुछ बताने नहीं आया हूं, मैं आज आपको जगाने आया हूं। तो आरसीएम में ना 4 तरह के लोग होते हैं, ये ऐसा मैं पहले कहा करता था, आज के बाद ये डेफिनेशन ही चेंज कर देने वाला। एक होते थे जो आरसीएम में सिर्फ ज्वाइन कर जाते हैं और धीरे धीरे उनकी आईडी टर्मिनेट हो जाती है, फिर 2 साल के बाद कोई और ज्वाइन करा देता है, फिर उनकी आईडी टर्मिनेट हो जाती है, फिर 1-2 साल के बाद फिर वो कहते हैं, अरे हम तो 4 साल पहले आरसीएम ज्वाइन किए थे। तो बोले वो क्या है, आरसीएम ज्वाइनर है। उस वो बोलेगा, अच्छा मधु मैडम वो भी हमको आईडी लगाई थी, अच्छा प्रियांशु सर वो भी उनकी टीम में भी हम ज्वाइन किए थे, अच्छा सुजीत सर उनकी भी टीम में ज्वाइन किया, अच्छा अमीर सर उनकी टीम में भी ज्वाइन किया। वो बोलिएगा तो वो आपको 10-15 आईडी दिखा देगा। ऐसे लोग कौन होते हैं? आरसीएम ज्वाइनर, जिनको लगता है सब जगह ज्वाइनिंग लिया जा सकता है और हर बार ज्वाइन करके रॉयल्टी और टेक्निकल बना जाता है, ऐसा उनका भ्रम है। लेकिन वो सिर्फ ज्वाइन करते हैं और उसके बाद खत्म हो जाता है। कोई बात नहीं, ऐसे भी लोग होने चाहिए यार। मार्केट में हर तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं ना, तो और जब आप फसल लगाते हैं तो आपको हर तरीके के फसल होते हैं। तो एक होते हैं आरसीएम ज्वाइनर, दूसरे होते हैं आरसीएम प्रोडक्ट यूजर। आपने उनको ज्वाइनिंग कराया, वो प्रोडक्ट यूज करेंगे, फ्री प्रोडक्ट भी लेंगे, मजे में रहेंगे। उनको आप बोलिए मीटिंग मैन, बोले नहीं मेरे को फुर्सत नहीं है, मेरे को मर्जी, मेरे को पता ही नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आता आरसीएम क्या है, बहुत टफ है, ये वो दिस दैट करके बहुत बहाने बनाए। कोई बात नहीं, उनको आप प्रोडक्ट यूजर ही रहने दो। एक होते हैं आरसीएम लवर, ये बड़े मजेदार टाइप के किस्म के लोग होते हैं। ये कैसे होते हैं? इनका बिजनेस हो रहा होता है 20,000 पीवी का, ठीक है, और ये आपसे बात ऐसे करेंगे जैसे आरसीएम के टेक्निकल अचीवर है या आरसीएम के कोर लीडर है, ठीक है। ऐसी बात करेंगे, लग रहा है कि अब इनका सफायर आने वाला है, इस तरीके से आपसे ये बात करेंगे, ठीक है। और जब आप इनको बोलोगे ना जय आरसीएम, तो ये आपसे 10 गुना तेज आवाज में बोलेंगे जय आरसीएम। आप इनको बोलोगे क्या करोगे मार्च में, तो वो बोलेंगे सर फाड़ देंगे। फिर बोलोगे, फिर वो क्या बोलेंगे, सर उखाड़ देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। और उसके बाद जब ये मीटिंग से बाहर, और ये सारी मीटिंग अटेंड करते हैं, मैं आपको बताऊं, ये आरसीएम की एक भी मीटिंग नहीं छोड़ते हैं। ये आरसीएम की सारी मीटिंग अटेंड करेंगे, खूब नोट्स भी बनाएंगे, टेप भी सुनते हैं। मजेदार बात ये है, इसके अलावा अपलाइन से काउंसलिंग भी करवाते हैं, और जूम मीटिंग तो एक भी नहीं छोड़ते। आप देखिएगा, हर जूम मीटिंग में इनके जो अपलाइन है, इनका नाम भी लिख के रखते होंगे, और मीटिंग से पहले इनको फोन भी करते होंगे, सर ज्वाइन कर जाइएगा या मैडम ज्वाइन कर जाइएगा। यस सर बिल्कुल, जय आरसीएम। तो बोले जय आरसीएम सर, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, 10-15 बार जय आरसीएम बोल। ये होते हैं आरसीएम लवर। इनको आरसीएम से इतना प्यार हो चुका है कि इनको रॉयल्टी क्या होता है, टेक्निकल क्या होता है कुछ पता नहीं है, कैलकुलेशन क्या होता है कुछ पता नहीं, डेप्थ क्या होता है कुछ पता नहीं है। बस इनको बस आरसीएम से प्यार है, और ये आरसीएम आरसीएम को ही अपनी जिंदगी बना लेते हैं। बड़ा सा पोस्टर लगा देंगे, सब कुछ करेंगे।
इनको ना गोल से मतलब है, ना इनका कोई रोल होता है, कुछ भी नहीं। ये आरसीएम के लवर हैं, लवर। तो मुझे तो अभी तक 4 कैटेगरी पता थी, और जो चौथे कैटेगरी होते हैं उसको बोलते हैं आरसीएम के लीडर। आरसीएम के लीडर कौन है? जो 7 8 6, अगर हम उल्टा चले तो और सीधा चले तो 6 8 7। ये 6 बेसिक को फॉलो करते हैं, 8 कोर स्टेप को फॉलो करते हैं, और 7 कार्डिनल रूल्स को फॉलो करते हैं, और प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। और एक और कैटेगरी होती है, ये मैं आज क्रिएट कर रहा हूं आप लोगों के बीच में। ये ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं जो 10 साल खूब सीखते हैं, बड़ा काम करते हैं, एकदम तूफान मचा देते हैं। 1 मार्च को जब काउंसलिंग होती है, 1 सितंबर को काउंसलिंग होती है, या कोई और टारगेट मंथ की जब बात होती है, अनाउंस होता है अपलाइन की तरफ से, तो ये सबसे पहले अपना नाम लिखाते हैं, सर इस बार मेरी रॉयल्टी को कोई काट नहीं सकता है। जो अगले अगले कैटेगरी के लोग हैं, नाम लास्ट में दिखाऊंगा आपको। और क्या होता है, मजे की बात है कि ऐसे लोगों के एक लेग में 3.5 लाख का बिजनेस भी होता है। बात कनेक्ट कर पा रहे हैं आप? ऐसे लोग जो होते हैं, इनके एक लेग में 3.5 लाख का बिजनेस भी होता है। और जब अपलाइन इनसे पूछते हैं कि रॉयल्टी हो जाएगा ना, तो बोलेंगे अभी होगा तो नहीं, लेकिन हो तो जाएगा, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है रॉयल्टी। वो आपने वो वाली कहानी सुनी है ना, कि जब अर्जुन से पूछा गया कि क्या दिख रहा है, तो वो सिर्फ बोलता था कि मुझे तो चिड़िया की आंख दिख रही है। और दूसरे से पूछा गया तो बोलता है मुझे तो कभी पेड़ दिख रहा है, कभी तो बादल दिख रहा है, कभी तो पेड़ के पत्ते दिख रहे हैं, कभी पंछी दिख रहा है, उसकी चोंच दिख रही है, लेकिन आंख नहीं दिख रही। और सबसे बड़ी समस्या क्या है ऐसे लोगों में ना, कि इनमें नेवर गिव अप एटीट्यूड नहीं होता है, नॉट एट ऑल। और ऐसे लोगों को बोलते हैं आरसीएम के, डॉट 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 डाल दिया हूं, आरसीएम के। ये 1 तारीख को टारगेट लेंगे, हर मिशन मंथ में टारगेट लेंगे, एक लेग में 3.5 होने के बावजूद भी ना इनका टेक्निकल बनने का मन करेगा, ना इनका रॉयल्टी बनने का मन करेगा। इनके अंदर से वो फीलिंग ही नहीं आएगी यार मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ बनना चाहिए। तो मैं आज आपको इस कैटेगरी से उठा के इस कैटेगरी में लाना चाहता हूं। भाई साहब, आरसीएम का लीडर बनना है, आपको फ्यूचर टेक्निकल अचीवर बनना है। मैं वत्स सर के पास रहता हूँ, बहुत नजदीक रहने का मौका मिलता है, और वत्स सर बस एक ही बात बोलते हैं हमेशा, शुरू से एक ही बात बोलते हैं, आरसीएम में अगर बड़ा करना है तो सिर्फ एक ध्यान आपका होना चाहिए, सिर्फ एक गोल आपका होना चाहिए। आरसीएम में 8% रॉयल्टी अचीवर, 3 महीने क्वालिफाई करके आरसीएम का टेक्निकल। उससे पहले तो कुछ मंजूरी नहीं, उससे पहले कुछ मंजूरी नहीं है। अगर आप जूम मीटिंग में आ रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, सब बकवास है। आप देखो ना, बहुत सारे लोग होंगे आज भी जूम मीटिंग में होंगे जिनको कैलकुलेशन तक नहीं आता होगा। इवन मतलब अगर मैं उनसे पूछ दूं ना कि 2% के बाद कितना परसेंट होता है, तो वो बता ही नहीं पाएंगे। टोटल स्लैब कितना है वो बता ही नहीं पाएंगे कि टोटल स्लैब 9 है। 2 4.5 7 9.5 12 14.5 17 19.5 और 22, ये उनके जिहुआ पे है ही नहीं। समस्या सबसे बड़ी यहीं पे है। कृपा यहीं अटकी हुई। और जब ऐसी ऐसी चीजें होती है तो क्या है कि हम काम ही नहीं कर पाते, हमारे अंदर से किक नहीं मिलता, हमारा गोल सेट नहीं होता, हम 6 8 7 रूल को फॉलो नहीं करते। यानी कि 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप, और 8 कोर स्टेप का पहला ही नियम क्या कहता है? सेट योर गोल। और सिर्फ सेट योर गोल नहीं, हिट योर गोल। गोल सेट करने वाले कामयाब नहीं होते, गोल सेट करने वाले लोगों की कामयाबी की कहानी नहीं लिखी जाती। कामयाबी की कहानी उसी की लिखी जाती है जो गोल को सेट भी करते हैं और जो गोल को हिट भी करते हैं। तो सेट योर गोल के साथ अपने गोल को हिट करना है, और आरसीएम का लीडर बनना है, ना कि आरसीएम का डैश डैश डैश। ये नाम नहीं बोलूंगा आपको, आपने पहले ही बोल दिया कि आप लीडर हैं, तो मैं आपको तो लीडर मान रहा हूं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, थोड़ा एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। बहुत इंस्पिरेशनल है, और मुझे लगता है कि आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। 8 मिनट का वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद मैं अभी के सेशन को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। ये आप समझिए कि इंटरमिशन होगा इसके बाद, और उसके बाद ये दूसरी तरफ जाएगा। ये कि हमें, आपने शुरू में ही बोला है कि आपको लीडर बनना है, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लीडर नहीं बनने दे रहा है। यहां से एक स्पार्क निकलेगा, यहां से एक कुछ नए अवतरण होने वाले हैं, कुछ बदलाव होने वाला है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं पहले।
ये कहानी है 1938 की, कैरली नाम के एक आदमी की, हंगेरियन आर्मी में, और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में, उसको वो जीत चुका था। और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल केरली को ही मिलेगा। और उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी। उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। और वो कामयाब हो गया, उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 साल का फर्क था। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, क्योंकि वो आर्मी में था, तो एक एक्सीडेंट हो गया। उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। जो उसका सपना था, जो फोकस था, सब खत्म। उसके पास 2 रास्ते थे। एक तो ये कि वो बाकी की पूरी जिंदगी रोता रहे और कहीं जा करके छुप जाए, या अपना जो गोल था, जिस पे उसने फोकस किया हुआ था, उसको पकड़ करके रखे। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था। उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था। जो उसके पास था, और क्या था उसके पास में? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। 1 महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला इस हाथ के लिए, और सही 1 महीने बाद अपनी ट्रेनिंग शुरू करती इस हाथ की। ट्रेनिंग के 1 साल बाद, मतलब कि 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप्स हो रही थी वहीं पे हंगरी में, और बाकी भी बहुत सारे पिस्टल शूटर्स थे वहां पर। उन्होंने जा करके उसको कांग्रेचुलेट किया, कहा कि यार देखो, ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहां पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की, और उसने जवाब दिया, मैं यहां पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने आया हूं, तुमसे लड़ने आया हूं, तैयार हो जाओ। और कंपटीशन हुआ। बाकी सब वहां पर जितने भी लोग थे वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से। ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से, ओनली हैंड से। कौन जीता? The man with the only hand, केरली, जीत गया। लेकिन वो यहां नहीं रुका। उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं, इस पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाला 1940 पे, जब ओलंपिक्स होने वाले थे। लेकिन 1940s के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स में। 1938 में उसकी एज थी 28 साल, 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 इयर्स। और जो यंगर जो प्लेयर्स आते हैं निकल करके, उनसे कॉम्पीट करना मुश्किल होता चला जाता है। लेकिन मुश्किल नाम का ये वर्ड था ही नहीं उसकी डिक्शनरी में। वो गया,
पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कम्पीट कर रहे थे और ये अपने ओनली हैंड से कम्पीट कर रहा था। और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। लेकिन वो तब भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स, दोबारा कॉम्पीट किया उसने और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? गैरन ली। 4 साल बाद दोबारा से, और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया ओलंपिक्स। इस पर्टिकुलर कंपटीशन में उससे पहले किसी भी एथलीट ने लगातार 2 गोल्ड मेडल्स नहीं जीते। अब किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। बहुत लंबी लिस्ट है। और दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास में 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने कौन से हैंड से कम्पीट कर रहे हैं? अपने ओनली हैंड से या अपने बेस्ट हैंड से? सवाल छोड़ जा रहा हूँ आप सभी लोगों के बीच में, अपने अपलाइन को जवाब दीजिएगा। और यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे कि देखिए, ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये सिर्फ कहानियां नहीं है। यहाँ से ना एक इंस्पिरेशन मिलती है कि जब व्यक्ति चाह लेना, मतलब इतिहास भरे पड़े हैं ऐसी कहानियों से। और इतिहास रचता ही वही है जिसके अंदर कुछ करने का जज्बा होता है, कुछ जुनून होता है। और जब उसने गोल्स को सेट कर लिया है, तो अब वो ना, उसका फोकस शिफ्ट नहीं हुआ कभी भी कि यार अब तो नहीं, अब छोड़ो, अब तो हाथ ही नहीं है, तो अब क्या ही करें। यार इससे बुरा भी क्या हो सकता है किसी के साथ कि कोई व्यक्ति ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहा हो, वो भी शूटिंग जैसे कंपटीशन के स्पोर्ट्स में, और उसका हाथ ही ना हो जिससे वो ट्रिगर दबाता हो। इससे बुरा क्या हो सकता? इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, गोल सेट अगर आपने ओपनर का किया है, गोल सेट अगर आपने ईगल का किया है, अगर आपने रनर का किया है, अगर आपने विनर का किया, अगर आपने स्टार का किया, अगर आपने रॉयल्टी का किया है, तो रुकना मत। क्योंकि बिजनेस बढ़ने में भी मैंने पीछे बताया है कि 1 मिनट लगता है, 1 मिनट। 31 मार्च को रात को 10 बजे तक भी अगर आपकी प्लानिंग फुल प्रूफ है ना, तो वो रिजल्ट 1 घंटे में आ जाएगा सर। तो अभी करना क्या है? आप माइंडसेट तैयार कीजिए, माइंडसेट तैयार कीजिए अपने। कैसा? एक स्टोरी, एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, आप जाने के बाद देखिएगा इस स्टोरी को, क्योंकि टाइम हमारे पास रहेगा नहीं अगर मैं इतना दिखाऊंगा। तो जब थंबनेल दिखा रहा हूँ, गरीबी से इतिहास रचने तक का सफर, ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने माइकल जॉर्डन की स्टोरी बनाई। 5 मिलियन व्यूज हैं इस पे। और इसका मैं आपको सार बता देता, एक लाइन। माइकल जॉर्डन की स्टोरी जो है उसका सार यही है कि कभी भी दिमाग को ये लगे ना, जब आपको अपने माइंड को सिग्नल देना है, तो अपने दिमाग को ये सिग्नल नहीं देना है कि ये नहीं होगा। आर यू कनेक्टिंग मी? आपको दिमाग में सिग्नल क्या नहीं देना है, ये दिमाग में जरा सा भी आना ही नहीं चाहिए कि ये नहीं होगा। इसको कन्विक्शन बोलते, मतलब कुछ और दिखाई ही ना दे। लास्ट में आपको कुछ सुझाव दे दूंगा जिससे कि आपको कुछ और दिखाई नहीं देगा। तो आपको अपने दिमाग से पूछना है, ये दिमाग ही है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। हमेशा एक ही सवाल पूछना है कि कैसे होगा, 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 कैसे होगा। 1000 बार अगर पूछना है ना, तो 1000 बार आप पूछो, हो जाएगा। आप गारंटी, मैं आपको गारंटी बता रहा हूं। मैं आपको बताऊं, जब मैं रॉयल्टी अचीवर था, तो मैं इतना खुशकिस्मत नहीं था कि मेरे एक लेग में 3.5 लाख का बिजनेस। मैं जब टेक्निकल अचीवर था, तब भी इतना खुशकिस्मत नहीं था कि मेरे एक लेग में 3.5 लाख का बिजनेस। तब भी मैंने रॉयल्टी किया, तब भी मैंने टेक्निकल किया। आप सोचो कैसे किया हो, सोचो आप कैसे किया हो। तो कैसे हुआ?
अपने दिमाग से पूछा कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। तो जब भी आपका दिमाग आपसे सवाल पूछे ना, तो आपको ये सवाल, इसमें एक स्टोरी है टी शर्ट की, और वो टी शर्ट की स्टोरी जब आप सुनोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। बस ये आप ये मैसेज याद रखना। पीछे वाली कहानी का मैसेज क्या है कि आपको अपने बेस्ट हैंड से नहीं, आपके ओनली हैंड से लड़ना है। आपके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं होना चाहिए, तब आप आगे विनर बन जाओगे, आप चैंपियन बन जाओगे। और दूसरा, आपको हमेशा अपने आप से ये सवाल पूछना है कि कैसे होगा। एक एक व्यक्ति का आपको दिखा रहा हूँ फोटो, उनका नाम है हेलन केलर। वत्स सर इनके बारे में खूब बातें करते हैं, उन्हीं से मैंने पहली बार इनके बारे में सुना था। फिर इनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी, इनका वीडियो निकाला सबसे पुराना, देखा कि ये कैसे बोलती थी। ये जन्मांध थी, और ये न देख सकती थी न सुन सकती थी। कैन यू इमेजिन? ये न देख सकती थी न सुन सकती थी, और उसके बावजूद इन्होंने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन किया, और इन्होंने किताबें लिखी। भाई साहब, वो व्यक्ति जो देख नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, आप इनका वीडियो देखिएगा, इंटरनेट पे मिलेगा आपको। ये इनके साथ एक जो इनकी वो रहती थी ना, असिस्टेंट, वो जब बोलती थी ना तो उसके माउथ, उसके कभी कभी मुंह में उंगली डाल देती थी, और उसके वाइब्रेशन से ये पकड़ती थी कि ये बोल क्या रही है। उस तरीके से इन्होंने पढ़ना सीखा है। क्या इतने बुरे हैं हम? क्या इतने बुरे हैं? वत्स सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, हेलन केलर की जब बात आती है ना तो गोल की बात आती है। उनसे पूछा गया कि अंधे होने से भी बुरा क्या है, बुरी से बुरा क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति अंधा है, उससे भी बुरा क्या हो सकता है? बोला कि कोई व्यक्ति अगर अंधा है तो अंधे होने से भी बुरा यह है कि जिसकी आंखें हैं, जो देख पाता है, उसके पास सपने नहीं। और वत्स सर कहते हैं कि उससे भी बुरा हो सकता है कि कोई व्यक्ति सपने देखता हो और वो आरसीएम में होते हुए भी उस सपने को साकार होते हुए नहीं देख सकता। और मैं कहता हूं, मैं भी एक स्टेप और आगे बढ़ा हूं। सपने होने के बावजूद भी एक लेग में 3.5 लाख का बिजनेस हो और उसके बाद उसकी रॉयल्टी नहीं दिखाए, वो लालच है ऐसे लोगों पे। छावा मूवी में वो अभी डायलॉग है ना, वो आपने तो खूब देखा होगा, खूब वायरल हुआ, तो आप समझ जाइए। धिक्कार है, धिक्कार है ऐसे लोगों, जिन्होंने गोल सेट ही नहीं किया है, जिनके एक लेग में बिजनेस होते हुए अगर वो टेक्निकल प्लान नहीं कर रहे हैं ना, तो अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। और अगर भविष्य में वो टेक्निकल अचीवर बनेंगे तो उनका एक एक महीना एक एक साल जैसा पीछे जा रहा है, क्योंकि उनको मार्च की का इंतजार नहीं करना है टेक्निकल प्लान करने के लिए। क्योंकि मार्च के महीने में तो 1 महीने का बिजनेस होगा, टेक्निकल के लिए तो हमें 3 महीने का बिजनेस करना है। या तो आप मार्च अप्रैल मई कर लो, या फिर आप सितंबर अक्टूबर नवंबर कर लो, या फिर किसी भी महीने को चुन के आप कर लो। उसके लिए आपको तो कोई टारगेट मंथ का इंतजार ही नहीं करना, अगर आपके एक लेग में बिजनेस सपोर्ट आ गया है तो मैं, हेलन केलर कहती थी अंधे होने से बुरा है कि कोई व्यक्ति जिसके पास आंखें और वो सपना ना देखता हो। वत्स सर का कहना है कि उसके पास सपने हो और वो डायरेक्ट सेलिंग में हो या आरसीएम में हो, और उसको लगे कि मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। और मेरा कहना है कि वो डायरेक्ट सेलिंग में भी हो और ऐसी टीम में हो जहां पे उनके नीचे एक बहुत बड़ा बिजनेस का सपोर्ट हो, और उसके बाद उनको उनकी रॉयल्टी और उनका टेक्निकल नहीं दिखता हो, तो वो लीडर कहलाने के हकदार नहीं है, वो गीदड़ कहलाने के हकदार है। मैं अभी आपको खुल के ओपन चैलेंज दे रहा हूं, खुल के बता रहा हूं। आप अपने आप को चेक कर लेना सर, और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, आप एक बार अपने अपलाइन से एक बार फोन लगा के आप पूछ तो लो कि मेरा रॉयल्टी कैसे होगा। अगर आपको 1 मिनट में वो फॉर्मूला नहीं मिल गया ना, तो आप मेरा नाम बदल के रख दो। 1 मिनट में आपको फॉर्मूला मिल जाएगा कि आप रॉयल्टी कैसे जा सकते हो, आप टेक्निकल कैसे जा सकते हो। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे आपको जगाने के लिए आया हूँ कि आप कर सकते हो, आप ही के अंदर वो क्षमता है। आप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी ओपनर किया था, उस समय आप कितने एक्साइटेड थे, आप सोचिए। आप ही वो व्यक्ति थे जब आप बिगनर के लिए कितना दौड़ते थे, और आज 5 लाख 10 लाख का बिजनेस क्या हो गया कि आप शेर सिंह बन गए। यार टेक्निकल हो ही नहीं रहा आपसे, कैसे होगा? कैसे हम डायरेक्ट सेलिंग को बड़ा बनाएंगे? कैसे हम हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाएंगे? नहीं बना सकते सर। टेक्निकल की संख्या जब तक करोड़ों में नहीं होगी ना आरसीएम में, तब तक हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 नहीं बन सकता। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, और इसमें आपका, हमारा, हम सबका साथ चाहिए, तब जाके होगा। नेक्स्ट, कुछ
वर्ल्ड लेवल विनर, गेम चेंजिंग विनिंग फैक्टर हैं जो बीसी सर ने हमें बताए हैं। मैं आपको क्विकली इसके थ्रू लेके जाता हूं। क्या क्या है? पहला है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव के अलावा कुछ भी आए ना तो उसको किल कर दो। अगर नहीं किल हो रहा है ना तो कुछ ऐसा खाओ जिससे वो मर जाए, कीड़ा दिमाग में जाए। पॉजिटिव के अलावा और कुछ सोचना ही नहीं है, तब जाके आरसीएम में कामयाबी आती। हार्ड वर्क लास्ट मिनट तक करना है, क्योंकि यहाँ पे ना अंतिम बॉल पे भी छक्का लगता है। मैंने क्या बताया है, बिजनेस बढ़ाने में 2 मिनट का खेल है, 2 मिनट में बिलिंग हो जाती है। आप माइंडसेट तो तैयार करो, सब कुछ हो सकता है। डिटर्मिनेशन चाहिए और स्ट्रॉन्ग एबीसीडी चाहिए। एबीसीडी का मतलब एटीट्यूड, बिलीव, कमिटमेंट और डेडिकेशन। गुड हेल्थ, स्टेमिना, हार्डवर्क करने के लिए जरूरी है, ये आपको चाहिए। गेम चेंजिंग विनिंग फैक्टर में काउंसलिंग टीम के साथ रेगुलर होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए हर सिचुएशन में। हमें आपको एक ग्रेट पब्लिक स्पीकर बनना है, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेना है, आपको अपने आप को अच्छे से ग्रूम करना है, टीम वर्क करना है। बोल्ड बट मोल्ड पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मास साइकोलॉजी, तो आप अपनी पूरी टीम की साइकोलॉजी को पकड़ने का प्रयास कीजिए। आप किस परिवेश में रह रहे हैं, किस परिदृश्य में रह रहे हैं, आपकी टीम में किस तरीके के लोग जुड़े हुए हैं, वो किस माइंडसेट के हैं, कौन से ज्योग्राफिकल लोकेशन से आते हैं, वो महिला हैं पुरुष हैं, उनके क्या चैलेंजेस हैं। पूरी की पूरी टीम की जब तक अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं होगी ना, आप बड़ा नहीं कर सकते। बड़ा करने के लिए सारी चीजें चाहिए। एक डिटरमाइंड आइडियोलॉजी चाहिए, फास्ट डिसीजन पावर चाहिए, कवरेज ऑफ वास्ट एरिया। आप पूरी के पूरी टीम को कैसे कवर कर सकते हैं, पूरे के पूरे एरिया को कैसे कवर कर सकते हैं, और पूरी टीम को जिताने का मादा आप में होना चाहिए। दैट मिरेकल यानी कि रियल लीडरशिप वही है जो पूरी टीम को जिताने के लिए। मेरे सुजीत सर, हमारे ग्रेट अपलाइन कोर लीडर, बोलते हैं कि मार्च के महीने में मेरे जोर लगाने से एक नया बिगनर भी पैदा हो जाता है ना, तो मैं समझूंगा कि मेरा जोर लगाना सफल था। और यहाँ तो ऐसे ऐसे महानुभाव बैठे हुए हैं ना, जिनका अगर रॉयल्टी नहीं दिख रहा ना तो बिजनेस को 70,000 तक भी नहीं पहुंचा। क्यों? आप योर 10% सुनिएगा। अगर आप डाउनलाइन का स्लैब नहीं पकड़वाते, अगर आपको डाउनलाइन की इनकम अच्छी नहीं लगती ना, तो आपको बड़ी इनकम कभी मिल ही नहीं सकती। क्योंकि बड़ी इनकम डाउनलाइन से नहीं आती, बड़ी इनकम अपलाइन से आती है। आपको एक टिप रिकमेंड कर रहा हूँ, योर 10% बड़ा काम करेगा। योर 10% बाय सतीश पंडित, आप यूट्यूब पे लिखेंगे आपको मिल जाएगा। मोटिवेशनल पावर और पॉजिटिव एटीट्यूड, मैंने पहले भी आपको बताया, ये दोनों आपको चाहिए। बोल्ड टीम विथ बोल्ड लीडरशिप, आपके पास एक बोल्ड टीम होना चाहिए बोल्ड लीडरशिप के साथ। मार्केटिंग के मास्टर आप होने चाहिए, पावरफुल मार्केटिंग सेंस होना चाहिए। हर चीज को आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं ये आपके पास बहुत शानदार तरीके से होना चाहिए। और एक लास्ट प्रमोशन, 25 मई 2025 गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डेट को ब्लॉक कीजिए। ध्यान दीजिएगा, आपकी टीम में कोई भी ऐसे लोग जो 31 मार्च 2025 तक 30 साल से कम उम्र के हैं, उनका रॉयल्टी आना जरूरी है। क्यों है? क्योंकि इस महीने रॉयल्टी बनने के बाद आपके ऊपर कोर लीडर फूल की बारिश करेंगे सर। आज तक कभी रॉयल्टी का ऐसा सेलिब्रेशन नहीं हुआ था नेशनल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको बताऊं मधु मैम, मेरा जब रॉयल्टी आया था ना, तो उस समय मैं लॉकडाउन में था। ठीक है, मैं लॉकडाउन रॉयल्टी अचीवर हूँ, और मेरे को तो ट्रॉफी भी नहीं मिली। जब ओपनर अचीवर बना था मैं, तो ट्रॉफी भी नहीं मिली थी मेरे को। मैं ऐसा अभागा हूँ, लेकिन मैंने अपनी टीम में बिगनर अचीवर को भी ट्रॉफी दिया, देता हूँ, हर सेलिब्रेशन प्रोग्राम में देता हूँ। क्यों? यार जो दर्द मैंने सहा है वो दुनिया को क्यों सहने दे? जो चैलेंजेस हमने फेस किए हैं वो चैलेंजेस आपको क्यों फेस करने? आप तो ऐप से टक 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 ज्वाइनिंग लगा लेते हो, लेकिन एक दौर था जब हम 4th पेज निकाला करते थे, उस पर स्टेपल किया करते थे, उसको कुरियर किया करते थे, 1 महीने तक ट्रैक करते थे एक एक चीजों को कि कितनी ज्वाइनिंग हुई, किसका केवाईसी ओके हुआ, किसमें क्या रिक्वायरमेंट लगा। ये सब तो है ही नहीं आज के लाइफ में, आज के डेट में आपके पास ये सारे चैलेंजेस और टेंशन। तो ये सारे स्लाइड्स हैं। आप बस आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि क्या आप तैयार हैं? आर यू रियली रेडी? आप रेडी हैं? तो मैं आपसे फिर से क्वेश्चन पूछूंगा, वो वाला पोल फिर से प्ले करूंगा,
वो पोल अभी थोड़ा रुक जाइएगा। आरसीएम यूथ आइकन का जो सोशल मीडिया हैंडल है वो आप एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर जगह ये अवेलेबल है। जब कोई भी काम मिशन बन जाता है तो सभी लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। इसीलिए आपको मिशन मार्च के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि एक साधारण सी फूंक से शंख और जीत का बिगुल नहीं बजता है। जोर तो लगाना ही पड़ेगा और फूंक दमदार करनी पड़ेगी, तब जाके बात बन सकती है। इसके अलावा बड़ी सोच, बड़े सपने, ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए। जिसका गोल है उसी का रोल है। जो काम दुनिया को नामुमकिन लगता है वही तो मौका है कर्तव्य दिखाने का। यही तो आपको करके दिखाना है। और एक लास्ट स्लाइड में आपके बीच में रख रहा हूं, एक दमदार निर्णय हमेशा के लिए लीजेंड बना सकता है। आपका मार्च में किया गया रॉयल्टी जीवन भर के लिए, आप कभी भी स्टेज पे चढ़ेंगे ना सर, तो आप रॉयल्टी अचीवर ही कर रहे हैं, चाहे आपका बिजनेस कुछ भी हो। और आप एक बार ब्रांड बन गए ना, आप एक बार ब्रांड बन गए ना, फिर आप अपनी टीम को भी ब्रांड बना। तो सुजीत सर कहते हैं कि अगर दिन ठीक करना है तो पिन ठीक करना जरूरी है। अगर पिन ठीक हो गया तो दिन तो अपने आप ठीक हो, क्योंकि इससे हमारी ब्रांडिंग होती है, इससे हमारा नाम। आप बताओ ना, आप आज मधु सुधी को लोग नहीं जानते, आज प्रियांशु वर्मा को लोग नहीं जानते, एमरल्ड को लोग जानते, स्टार पर्ल को लोग जानते, सुरेंद्र वत्स को लोग नहीं जानते, डायमंड को लोग जानते, सफायर को लोग नहीं जानते, सुजीत कुमार सिंह को लोग नहीं जानते, सफायर को लोग जानते। तो कहने का मतलब 100 बात की एक ही बात है कि एक दमदार निर्णय आपको विजेता बना सकता है। मैं आपको बताऊं सर कि आपका परिवार आपकी कामयाबी के लिए बेताब है, आपको देखने के लिए। आप विजुलाइज कीजिए अपने आप को कि आप जब भीलवाड़ा के मंच पे होंगे, आप अपने फैमिली के साथ होंगे, आप अपने बच्चों के साथ होंगे, आप अपने वाइफ के साथ होंगे, आप अपने हस्बैंड के साथ होंगे, आप अपनी मम्मी के साथ होंगे, आप अपनी पापा के साथ होंगे। और स्टेज पे जब आपको फूल मालाएं पहनाया जा रहा होगा, नीचे बैठ के जब आपकी माँ के आंखों में आंसू होंगे, जब आपके हस्बैंड के आंखों में आंसू होंगे, जब आपकी वाइफ के आंखों में आंसू होगा कि यार ये जो आदमी खड़ा है ना, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है, वो गर्व कितना आपको गौरवान्वित करेगा, ये आप अपने आप को फील करो। उस सिचुएशन को अगर आप फील करोगे ना, ये लाइन आपको आज समझ में आ जाएगी कि एक दमदार निर्णय आपको हमेशा के लिए लीजेंड बना सकता है। और आप लीजेंड हैं, आप लीजेंड बनेंगे नहीं अगर आप यहाँ पे आए हैं, आपने इस पूरे सेशन को सुना है, तो आप लीजेंड हैं। और कहते हैं ना कि प्रसाद तो लास्ट में ही बढ़ता है, तो कुछ प्रसाद बांट देता हूँ आपके बीच में। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। आपने अगर जीत आपकी किताब पढ़ी है तो उसमें उसमें एक कविता लिखी हुई है, आपको रिटरेट करके पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, आपको जगाना चाहता हूँ। जब परिस्थितियां गड़बड़ हों, जैसी वो कई बार होंगी, जब जिस राह पर आप चल रहे हो उस पर चढ़ाई ही चढ़ाई हो, जब पैसे कम हो और कर्ज के पहाड़ ऊंचे हो, और आप मुस्कुराना चाहते हो लेकिन आह निकलती हो, जब चिंता आपको नीचे धकेल रही हो, तब अगर आराम करना हो तो आराम करो, लेकिन हार मत मानो। जिंदगी के मोड़ और घुमाव भी अजीब हैं, जैसा हम में से हर व्यक्ति बहुत बार सीखता है, और कई असफलताएं पलट जाती हैं जब इंसान जीत सकता था अगर वो जुटा रहता। कभी हार मत मानो, हालांकि गति धीमी नजर आती हो, आप एक और प्रहार के साथ सफल हो सकते हैं। सफलता असफलता के भीतर छिपी होती है, शंका के बादलों की सफेद किनारी होती है, और आप कहीं भी जान सकते कि आप कितने करीब हैं। जब यह बहुत दूर नजर आता है तो यह करीब ही हो सकता है। इसलिए संघर्ष करते रहें जब आप पर सबसे तेज प्रहार हो, जब चीजें सबसे बुरी नजर आए तो कभी हार मत मानो, कभी हार मत मानो। नेवर 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 एवर नेवर एवर गिव अप, कभी गिव अप नहीं करना है आपको। और लास्ट चीज आपको बता रहा हूं, इस गाने को सुनिएगा जाके बार बार। ये गाना है, आपको 2 लाइन सुनाता हूं इसकी। जो जमाने में हिम्मत न हारे, अपनी तकदीर खुद जो संवारे, इस जहां में उसी के हमेशा कामयाबी कदम चूमती है। जो जमाने में हिम्मत न हारे। आप ये गाने को सुनिए, एक बार नहीं 100 बार सुनिए, क्योंकि जब मेरा टेक्निकल हो रहा था तो मैं पूरे दिन यही गाना सुनता। सर ऐसे नहीं आती कामयाबी कीमत मांगो। और अगर कहानी नहीं बनेगी, आप फ्लाइट से गए, लोगों ने ज्वाइन किया, आपका टेक्निकल हो गया, यार कोई स्टोरी है,
स्टोरी तो तब है जब आपने संघर्ष किया, लोगों को बताया, लोगों ने ना कहा, तब कहानी सुनाने में भी मजा आएगा।